प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक को शुरू किया है और उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में विद्यार्थियों हम लोगों ने वेक्टर डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करी थी और डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट के ऊपर भी काफ़ी बात करी थी। और ये हमारे जो सेशंस थे वो लाइव हुए थे हमारे एप्लीकेशन पे और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने यूट्यूब पर आ जाएंगे, ठीक है ना, या आ गए होंगे जब आप देख रहे होंगे। अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन के ऊपर। नाउ वेक्टर इंटीग्रेशन के ऊपर आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और इसी टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसी टॉपिक में हम लोग आज लाइन इंटीग्रल के ऊपर बात करेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। पहले वेक्टर डिफरेंशिएशन को भी, इंटीग्रेशन को भी समझेंगे और देन इसके बाद में लाइन इंटीग्रेशन को भी हम लोग शुरू करेंगे। नाउ अंडरस्टैंड, तो बेसिकली वेक्टर इंटीग्रेशन में वेक्टर इंटीग्रेशन है ना, वेक्टर इंटीग्रेशन में हम लोगों को बेसिकली तीन तरह के इंटीग्रल्स पढ़ने हैं। पहला है लाइन इंटीग्रल, ठीक है ना, लाइन इंटीग्रल, ठीक है ना। दूसरा है हमारे पास में सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। और तीसरा है हमारे पास में वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो बेसिकली विद्यार्थियों जब हमें इन तीनों की बहुत अच्छी समझ हो जाती है ना, तभी जाके हम लोग आगे इनका यूज कर पाएंगे दूसरी चीजों में। तो आपका पहला फोकस ये होना चाहिए विद्यार्थियों कि हम लाइन इंटीग्रेशन को समझ लें, हम सरफेस इंटीग्रेशन को समझ लें और हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन को समझ लें। विद्यार्थियों यदि आप लोगों ने कैलकुलस में डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को यहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहां पे जाती है, लिमिट को सोचने में, लिमिट को देखने में और लिमिट को महसूस करने में, है ना। महसूस करना मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि जो गणित के बच्चे होते हैं जिनको बहुत अच्छी इंटरेस्ट होती है मैथमेटिक्स में, वो महसूस भी कर लेते हैं उसको। थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूं, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट तो नहीं रहा हूं अपने टाइम पे, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेता हूं मैं, ठीक। तो विद्यार्थियों ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है हम लोगों को। मैं प्रयास करूंगा कि आपको सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को जितना हो सके अच्छे से अच्छे लेवल पे लेके जाऊं, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू बनता है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मेरे सामने भी बना था तो आपके सामने भी बन सकता है, ठीक है ना। नाउ जब हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों, तो लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रल की मदद से हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है ना, ग्रीन्स थ्योरम जो इन दोनों के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। और एक और पढ़ते हैं हम लोग स्टोक्स थ्योरम, राइट। स्टोक्स थ्योरम बेसिकली लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रेशन में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। और फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड एक थ्योरम जो इन दोनों में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है, जिसका नाम है गॉस डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम विद्यार्थियों इतनी चीजों को पढ़ने वाले हैं, आई रिपीट, हम इतनी चीजों को पढ़ने वाले हैं। इन तीनों को पढ़ने के बाद इनको समझेंगे अच्छे से, क्लियर है। तो ये है पूरा का पूरा वेक्टर इंटीग्रेशन जितना आपको पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक के ऊपर जो है वेक्टर इंटीग्रेशन। पहले उसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर लाइन इंटीग्रेशन को भी आज ही हम लोग देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस नीचे निकाल के रखे हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले हम टॉपिक को समझेंगे। टॉपिक को मैं पहले आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं विद्यार्थी, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले लाइन इंटीग्रेशन के टॉपिक के ऊपर। पर लाइन इंटीग्रेशन से पहले व्हाट इज वेक्टर इंटीग्रेशन। तो बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, ध्यान देना। आपके पास में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, यस, कुछ इस तरह से विद्यार्थी, राइट। f इज इक्वल्स टू f1 i कैप, f2 j कैप और f3 k कैप। सो ये आपके पास में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा बच्चों। एक पॉइंट r वेक्टर जो कि एक पॉइंट वेक्टर है बेसिकली, x i कैप, y j कैप और z
के कैप विद्यार्थियों, और यहां से आपके पास में एक जैसे कहें कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टाइप का रहेगा. दिस इज डी आर, दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप. ठीक है ना. तो ये डी आर चीज भी आपको यूज होगी कई जगह पर. तो विद्यार्थियों ये इतनी चीज आपके सामने रहने वाली है. राइट नाउ वेक्टर इंटीग्रेशन और वेक्टर लाइन इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं है, लगभग एक जैसी ही चीजें आप लोगों के सामने रहेंगी. ठीक है ना. ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों कि जो लाइन इंटीग्रेशन होता है, लाइन इंटीग्रेशन इन वेक्टर कैलकुलस, तो लाइन इंटीग्रेशन को जो डिफाइन किया जाता है वो कुछ इस तरह से किया जाता है कि यदि आपके पास में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है f, है ना, और आपके पास में क्या कहते हैं एक कर्व है c, सपोज यू हैव अ कर्व c. ये कर्व c विद्यार्थियों एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एक ट्राइंगल भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बस ये एक प्लेन पे होगा. आई रिपीट, एक प्लेन पे होगा. ठीक है. तो ये एक कर्व है. तो इस कर्व के अलोंग विद्यार्थियों जो लाइन इंटीग्रेशन है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन f का कुछ इस तरह से डिफाइन होता है. इंटीग्रेशन c f डॉट dr क्या डिफाइन होता है? इंटीग्रेशन अलोंग c f डॉट dr, जहां पर f जो है वो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है. तो ये है बच्चों लाइन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन. आई रिपीट, किसकी डेफिनेशन? लाइन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन. यदि हम यहां पर f और dr की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो जो लाइन इंटीग्रेशन है c के अलोंग वो कुछ इस तरह से बन जाता है. दिस इज f1 i कैप, f2 j कैप और f3 k कैप. ये कुछ इस तरह से बन जाता है बच्चों. और डॉट dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप. ये कुछ इस तरह से हो जाता है. नाउ विद्यार्थियों जब आप इसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो दिस इज इक्वल्स टू, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अलोंग c यहां पर आ जाएगा f1 dx, f2 dy और यहां पर f3 dz. ठीक है ना. डॉट प्रोडक्ट होके f3 dz. ठीक. तो इस तरह से बच्चों ये आपका जो लाइन इंटीग्रेशन है वो इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आपके सामने यहां पर एक प्रश्न आएगा, आना भी चाहिए कि सर ठीक है आपने ये लाइन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बता दी, समझ में आ गया, ये f और ये dr था ये भी समझ में आ गया, लेकिन अभी यहाँ पर x भी है, y भी है, z भी है, मतलब x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है. लेकिन लाइन इंटीग्रेशन में एक ही लिमिट हो सकती है किसी एक वेरिएबल की. तो यहाँ पर ये तीन तीन वेरिएबल का हम करेंगे क्या? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना. मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है ये, जेन्युइन क्वेश्चन है. राइट. आप क्या करोगे इस क्वेश्चन का? तो देखो देखो होगा ये कि इसका जो जवाब है ना, इसका जवाब देगा तुम्हें सी. ये इसका जवाब देना है सी को. सी एक ऐसा कर्व होगा जो कि एक्स वाई जेड में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा और आपको एक्स को, वाई को, जेड को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए रास्ता प्रोवाइड करेगा. कौन करेगा रास्ता प्रोवाइड? सी करेगा. ध्यान दीजिएगा. इसीलिए कह रहा हूं कि लाइन इंटीग्रेशन को समझने के बाद में सी का जो इंपॉर्टेंट रोल है उसको भी समझना जरूरी है. सी ही काम आने वाला है, वही आपकी नैया पार लगाएगा. क्लियर है? तो इस सी को भी ध्यान देना है क्वेश्चन में कि सी क्या दिया हुआ है. जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं आपको वहां पे समझाऊंगा भी कि अब ये सी को कैसे यूज करना है. राइट. तो वो जो सी होगा ना, वही सी आपको बता देगा कि भैया एक्स, वाई और जेड कैसे क्या कहते हैं आप यूज करोगे, उन तीनों में क्या रिलेशनशिप बनेगी. हो सकता है कि एक्स, वाई और जो जेड हैं वो किसी एक तीसरे वेरिएबल टी के रूप में आपको दे दिए जाएं. ठीक है ना. f1, f2 और z इज इक्वल्स टू f3t. ठीक है ना. इस रूप में आपको दे दिए जाएं. तो जब ये इस रूप में आपको दे दिए जाएंगे विद्यार्थियों तो आप आसानी से पूरे वेरिएबल, पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को टी में कन्वर्ट करके टी की लिमिट्स को यहां पे यूज कर लोगे. है ना. इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. कई बार आपको ऐसा भी दिया जाएगा बच्चों कि एक लाइन इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा. ठीक है ना. और आपसे कहा जाएगा कि आप इसे इस पॉइंट से, इस पॉइंट x1, y1 और z1 से इंटीग्रेट करिए x2, y2 और z2 तक. ठीक है ना. ऐसे भी कहा जाएगा. तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों ये x की लिमिट हो जाएगी, ये y की लिमिट हो जाएगी और ये z की लिमिट हो जाएगी.
इट मीन्स दैट कि यहाँ वाला जो फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में, ये वाला y के रिस्पेक्ट में, ये वाला z के रिस्पेक्ट में इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो होंगे जिसमें इस तरह से आपसे कहा जाएगा, उन क्वेश्चंस की बनावट ऐसी होगी कि वो इजीली यहाँ पर केवल x का फंक्शन या y का फंक्शन या z का फंक्शन इस तरह से होगा विद्यार्थियों। तो ऐसे आप लोगों को काम करना है। और कई जगहों पर आपको ऐसे दे दिया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि आप क्या कहते हैं एक्स वाई जेड को ये कर्व लेते हुए, मतलब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना है और इस कर्व के अलोंग करना है। तो इस कर्व की इक्वेशन से विद्यार्थियों फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन आप टी में कन्वर्ट कर देंगे और आप देख लेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में टी का वेरिएशन कैसे होता है, और वही पूरे के पूरे लाइन इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएगी बच्चों। ठीक है, अब और भी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं लाइन इंटीग्रेशन के, खासकर वेक्टर कैलकुलस में, वेक्टर इंटीग्रेशन में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराते समय ही समझा दूंगा। मतलब हम अब प्रैक्टिस पे क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो फिलहाल लाइन इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि आपको इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ डॉट डी आर मिलेगा, जहां पर f एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होगा और dr का मतलब हमेशा यही रहने वाला है dxi प्लस dyj प्लस dzk, जो कि सिंप्लीफाई होके इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके बताता हूं और उन क्वेश्चंस के माध्यम से वेक्टर इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन को और डेप्थ में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। तो चलिए आइए लाइन इंटीग्रेशन को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बेसिक था विद्यार्थियों जो आपको समझ में आ जाना चाहिए था। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए तैयार करे हैं, कोशिश करी है कि इनमें कोई त्रुटियां ना हो, लेकिन अगर होंगी तो मैं यहीं पर उनको रेक्टिफाई भी करवा दूंगा आपके लिए। ठीक है, आइए जरा देखते हैं इनको। Look at this student, this is a question based on vector integration, vector point function का integration हमें करना है। So what is the question, समझिएगा। The acceleration of a particle at any time t is e to the power ti plus e to the power 2t j plus k, ये acceleration के लिए आपको function दे दिया है। Find the velocity v given that v is equals to 1 plus j when t is equals to 0। ठीक है ना विद्यार्थियों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपको वेलोसिटी फाइंड करना है विद्यार्थियों जब v की वैल्यू गिवन दैट v is equals to 1 plus j when t is equals to 0, जब टाइम 0 है तो उस समय v की जो वैल्यू है वो 1 plus j है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। हमें ध्यान दीजिएगा, लुक एट दिस। एक्सिलरेशन हम लोगों को दिया हुआ है दिस वन, राइट। Acceleration is equals to e to the power t plus e to the power 2t plus j plus k। यहां से अगर हम लोग dv by dt देखें तो look at this, acceleration मतलब dv by dt ही होता है। वास्तव में a acceleration अगर है तो a is equals to dv by dt होता है, मतलब velocity को आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो then you will get the acceleration। तो बेसिकली ये आपको dv बाई dt दिया हुआ है, e टू दी पावर t i प्लस e टू दी पावर 2t j प्लस k। नाउ आपको पता है कि अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे विद्यार्थियों तो जो आपके पास में वैल्यू है वो v की आ जाएगी। इनडेफिनेट इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं तो हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया तो वी विल गेट e टू दी मतलब पूरे को हमने t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया विद्यार्थियों, है ना। मतलब यहाँ पर ये dt है तो t के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो ये dt इधर जैसे ही जाएगा तो आपके पास में 3 इंटीग्रल्स बन जाएंगे। t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा तो v की वैल्यू आपके पास में ये आ जाएगी। ठीक है ना। अब उसने क्या कहा था कि वेयर c इज एन आर्बिट्ररी वेक्टर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन, ये c आर्बिट्ररी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे थे। अब उसने क्या कहा था कि जब t इज इक्वल्स टू 0 है तो v इज इक्वल्स टू 1 प्लस j है। तो जैसे ही क्या कहते हैं आप इसमें t की जगह पे 0 लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, खत्म, और c रह जाएगा। तो राइट साइड में i प्लस j बाई 2 प्लस c रह जाएगा, लेफ्ट साइड में i प्लस j हो जाएगा क्योंकि v की वैल्यू when t is equals to 0 पर ये है। अब आपके पास i से i कट जाएगा बच्चों, j से j हाफ हो जाएगा तो c की वैल्यू हो जाएगी j बाई 2।
c की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास में ये j/2 आ जाएगा यहाँ पे, और आपके पास में वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कोई फिजिकल फिनोमेना या फिजिकल क्वांटिटी जैसे एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है, और आपको वो कहें कि भाई आप वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए, तो आप इस कंसेप्ट से करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से। तो ये सिंपली एक वेक्टर इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन और लेते हैं विद्यार्थियों, मतलब लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लेकिन ठीक है एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब इसमें क्या कहा है, इसमें आपसे कहा है कि आर टी इज इक्वल्स टू 5t² प्लस tj माइनस टी क्यूब के। आपको प्रूव करना है कि अगर हम इसे इंटीग्रेट करें 1 से 2 में r क्रॉस d2r/dt² dt को, तो इसकी वैल्यू ये होती है। मतलब ये सिंपल वेक्टर इंटीग्रेशन है, देयर इज नो लाइन इंटीग्रेशन। आपको r दिया हुआ है, d2r/dt² निकालना है, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट लगा देनी है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है ना, नीचे भी देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को देख के हमें ये समझ में आना चाहिए कि यार हमें करना क्या है। राइट। जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आगे बढ़ने, सॉल्यूशन देखने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक, मतलब प्लानिंग पहले ही हो जानी चाहिए, प्लानिंग क्लियर पहले ही हो जाना चाहिए कि करना क्या। तो भाई ये r लिया, उसने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया होगा, ये देखो dr/dt निकाल लिया, ये देखो ये निकाल लिया, dr/dt निकाला, d2r/dt² निकाला। अब ये मत पूछना कि सर कैसे आया ये, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो यार तुम्हें t के रिस्पेक्ट में आना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम इंजीनियरिंग के बच्चे हो, डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, तो मैं ये कहूँगा कुछ नहीं, मेरे एप्लीकेशन भी कहते हैं डिफरेंशिएशन के पूरे लेक्चर्स फ्री में रखे हुए हैं, स्कूल मैथमेटिक्स के कोर्स में जाके वहाँ जाके डिफरेंशिएशन पढ़ लो, अभी भी समय है, वरना बाद में पछताओगे। राइट, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी मेरा जो जयपाल विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल है, उसमें स्कूल मैथमेटिक्स के पूरे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ जाके देख लो, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना। नाउ dr/dt इज इक्वल टू 10ti प्लस j माइनस 3t, ये हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे दिस वन, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास में अल्टीमेटली ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये आपके पास में इंटीग्रेशन में 3 पार्ट्स में उसने तोड़ दिया, इंटीग्रेशन करा -2t³ i प्लस 5t⁴j माइनस 5t² के आया। आप इसको 1 से 2 में लिमिट ले लीजिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यू विल गेट फाइनल रिजल्ट, दैट्स ऑल। ठीक है ना, इजी है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप खुद करेंगे। राइट, मैं आपको ये बता रहा हूं कि चलना कैसे है, चलना आपको है, और उसके लिए जो बेसिक्स चाहिए वो आपको आने चाहिए, यानी कि 11th 12th का मैथमेटिक्स आना चाहिए आपको। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। नाउ ठीक है, ये तो हटा दीजिए, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, ये थर्ड क्वेश्चन आई थिंक मुझे ज्यादा दमदार लग नहीं रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेक्टर इंटीग्रेशन, हटा देता हूं मैं इसको। ठीक, ये मेरी नजर में कुछ ज्यादा काम का नहीं है। हाँ, दैट्स गुड, ये एक अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये फोर्थ वाला जो है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द दिस क्वेश्चन सेज, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि आर टी इज इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 2k एट t इज इक्वल्स टू 2। उसने कहा कि भाई ये जो एक आर टी है, इसकी ये वैल्यू है t इज इक्वल्स टू 2 पर, और इसी की वैल्यू ये है t इज इक्वल्स टू 3 पर। आपको प्रूफ ये करना है कि 2 से 3 पर जब r डॉट dr/dt dt को इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास में 10 आता है। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब RT हमें इस रूप में दिया है, तो आप r डॉट dr/dt निकालोगे कैसे, ये प्रश्न है, क्योंकि जब तक ये वैल्यू नहीं होगी तब तक आप इंटीग्रेट कैसे करोगे। तो चलिए आइए इसकी वैल्यू को निकालने का प्रयास करते हैं। तो भाई सोल्यूशन में ठीक है, व्हेन t इज इक्वल्स टू 2, तो r इज इक्वल्स टू, मान लिया मॉड्यूलस ऑफ r की जो वैल्यू है वो r1 है, तो ये बराबर आ रही है 3। ठीक है, और 3 पर जो है वो यही जो फंक्शन है 3 पर, ये जो वैल्यू है इसकी मॉड्यूलस वैल्यू आ रही है √29। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिएगा, इसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो दोनों ओर 2 का मल्टीप्लाई करा और इसको 2r डॉट dr/dt कर दिया,
और इसको लिख दिया फिर हम लोगों ने डी बाई डी टी आर डॉट आर। ध्यान दीजिएगा आर डॉट आर जो होता है, आर डॉट आर अगर ये वेक्टर है तो दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर स्क्वायर होता है, और आर वेक्टर स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, मतलब टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर, तो आपके पास में आता है 2r dr बाई डी टी। तो देखो 2 का इसीलिए मल्टीप्लाई करा था ताकि r dr बाई डी टी को 2r dr बाई डी टी बनाया जा सके और उसको डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर लिखा जा सके। तो हमने इसे लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब डेरिवेटिव भी है और इंटीग्रल भी है टी के रिस्पेक्ट में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के। तो ये डी बाई डी टी हट गया यहां से और आपके पास में केवल कितना बचेगा आर डॉट आर, वो भी किस पॉइंट पर 1 से सॉरी ये, और लिमिट आ जाएगी t इज इक्वल टू 2 से 3 तक। अब r डॉट r की वैल्यू 3 पर, ठीक है ना, अब r डॉट r आर स्क्वायर हो जाता है, तो यहां पर आपने आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना, आर स्क्वायर लिख दिया। तो आपने 3 पर इसकी वैल्यू निकाली तो दिस बिकम r, इसको फिर ऐसा लिखेंगे बच्चों 1/2 आर स्क्वायर और 2 से 3 पर, तो दिस इज 1/2 आर स्क्वायर की वैल्यू t इज इक्वल टू 3 पर और माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 पर। तो बेसिकली ये आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी। जब ये आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी ये आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी, तो अब r की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू, अगर आप लोगों को याद हो कि मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू होता है स्मॉल r, आपको आर स्क्वायर की वैल्यू कह रहा है वो, तो आर स्क्वायर मीन्स दैट मॉड्यूलस वैल्यू, राइट। तो आर स्क्वायर की वैल्यू t इज इक्वल टू 3 पर, तो r की जो वैल्यू थी t इज इक्वल टू 3 पर वो थी √29, तो यहाँ पे स्क्वायर के बाद में केवल 29 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 3 क्योंकि जो r स्क्वायर की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 पर वो कितनी है, वो √9 थी, सॉरी और 3 थी, तो वो 9 हो जाएगी स्क्वायर के बाद में। तो 29 माइनस 9 आपका हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आपका प्रूफ हो जाएगा। बस इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इस r डॉट डी आर बाई डी टी को आप इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस रूप में बदल लीजिएगा। अगर आप इस रूप में नहीं बदलेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि r का रूप कोई फंक्शन के रूप में नहीं दिया है, r की वैल्यू 2 और 3 पर अलग अलग दे दी है, इसका बस ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अभी देखो लाइन इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, ये सिंपल क्या हो रहा है, ये सिंपल वेक्टर इंटीग्रेशन के टॉपिक को ही अभी हम समझ रहे हैं, ओके, और उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अभी लाइन इंटीग्रेशन तो कुछ आया नहीं है, अभी तो सिंपल से क्वेश्चन है। सेम एक क्वेश्चन है बच्चों कि आपको ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है, आप लोगों को ए क्रॉस बी क्रॉस सी और इंटीग्रेट करना है 1 से 2 में। इसको कर लेना यार, कुछ ज़्यादा दम नहीं है। ए बी सी तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना, पहले बी और सी का करना, जो आंसर आया उसमें ए का भी क्रॉस प्रोडक्ट कर देना और उसको इंटीग्रेट कर देना, लिमिट लगा देना, खत्म। देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन। जितना जल्दी बोल रहा हूं उतने ही आराम से क्वेश्चन करना, ठीक है। यहां पर जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उतना ही आपके लिए आसान होगा इस टॉपिक को समझना पढ़ना। क्लियर? अब और आगे बढ़ते हैं। ये वेक्टर इंटीग्रेशन फिनिश। तो बेसिकली लाइन इंटीग्रेशन जो है ना वो अब आप लोगों का शुरू हो रहा है। वो तो लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चंस थे, अब लाइन इंटीग्रेशन के मेन क्वेश्चन शुरू होंगे, जिसमें आपको एक कर्व भी दिया जाएगा जिसके अलोंग आप लोगों को इंटीग्रेशन करना होगा या उसके लिए कोई हिंट आपको दिया जाएगा। उसी हिंट पर ध्यान रखना है आपको। मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं लाइन इंटीग्रेशन के बताऊं आप उनको बहुत बहुत अच्छे से समझ पाए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रल्स along CF dot dr। देखो ये करना है, where f is equals to xi xyi plus yzj plus zx k cap and C is a curve R is equals to ti plus t square j plus t cube k where t varies from -1 to +1। मतलब t -1 से +1 है, r ये कर्व दिया हुआ है, f आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। r बराबर अगर ये दिया हुआ है तो dr बराबर कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे विद्यार्थियों, तो देखो
डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बराबर टी के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा यहाँ पर अपन लोग मतलब इट्स नॉट पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो डी आर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी आर बाय डी टी, या तो यहाँ लिख लो ऐसे डी आर बाय डी टी, और फिर उसके बाद में ये आई टू टी जे और टी क्यूब के, और देन इसके बाद में यू कैन राइट डी आर इज इक्वल्स टू आई कैप टू टी जे कैप टी क्यूब और के कैप, और यहाँ पर ये डी टी आ जाएगा। तो ये आपके पास में डी आर की वैल्यू हो जाएगी, जबकि लॉजिक ये नहीं होता है। आप बेसिकली टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे होते हो, केवल आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हो, राइट। तो आपको नहीं पता है कि आर ये टी किसका फंक्शन है, तो आप तो बस डिफरेंशिएट करते हो। तो आपको बस ये लिखना चाहिए, क्या आपको लिखना चाहिए डी आर इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन डी टी प्लस आई कैप और टू टी डी टी जे कैप और 3t स्क्वायर के कैप। आपको केवल ये लिखना चाहिए और फिर dt को कॉमन लेना चाहिए। ये लॉजिकली यही सही है, लेकिन हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये dr बराबर ये कैसे आया, राइट। लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस है ना बच्चों, आप लोगों को वहां पर dr बराबर इसी लॉजिक से ही निकालना पड़ेगा, तो ही आप सही रिजल्ट पर पहुंचोगे या फिर सही कंसेप्चुअल चीज लेके आगे बढ़ोगे, ठीक है। नाउ dr बराबर इतना, उन्होंने बोला है क्लियरली कि जो x है वो आपका है t, y जो है वो है टी स्क्वायर ये, और z जो है वो है टी क्यूब, ठीक है। तो ये भी बढ़िया रहा। तो f डॉट डी आर आपको कैलकुलेट करना है, तो f डॉट डी आर की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी होती है, f डॉट डी आर हम लोगों ने अभी करा था। तो f डॉट डी आर, तो ये f की वैल्यू लिख दी यहाँ पर डी आर की वैल्यू लिख दी आपने, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x y और z की वैल्यू भी पहले रखनी पड़ेगी, तभी तो डॉट प्रोडक्ट कर पाएंगे। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसके पहले यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख दी। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ कहाँ से रही है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है इस आर वेक्टर से, क्योंकि यही वेरिएबल वेक्टर है जो कि बेसिकली, क्योंकि ये आई के साथ हमेशा एक्स के अलोंग वाला कंपोनेंट होता है, ये वाई के अलोंग वाला, ये जेड के अलोंग वाला। तो बेसिकली आपको ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी हुई थी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या लेना है, क्योंकि ये पूरा टी में दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन टी में ही होगा, और टी की वैल्यू -1 से +1 तक है, ठीक। तो जब हम यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास में ये स्थिति बनेगी, ठीक है ना। और ये एक्स वाई जेड, ध्यान देना, जैसे ही हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को लिख देंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट -1 से +1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो टी में कन्वर्ट हो गया है, और जब पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिमिट भी किसकी आएगी, टी की आएगी। अभी यहाँ पे कर्व के फॉर्म में, मतलब एक्स वाई जेड वेरिएबल के फॉर्म में था तो सी ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा इंटीग्रल है ना, मतलब जो फंक्शन है, इंटीग्रैंड है, जिसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, वो जैसे टी में आया तो टी के लिमिट आ गई, ठीक है, -1 से +1 दिस वन। नाउ अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो टी क्यूब प्लस 2t रेस्ट टू द पावर 6 3t रेस्ट टू द पावर 6, ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दोगे तो ये भाई बहुत आसान सा, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 5t की रेस्ट टू द पावर 6, और टी क्यूब का इंटीग्रेशन कर दो और 5t की पावर 6 का इंटीग्रेशन कर दो और उसमें लिमिट लगा दो। पर लिमिट -1 से +1 है, और ये ऑड इंटीग्रल मतलब ऑड फंक्शन, तो इसको 0 कर दिया होगा, लेकिन तुम तो इंटीग्रेट कर देना। जैसे इसको अगर पूरे को इंटीग्रेट भी करोगे तो ये हो जाएगा t की पावर 4/4 प्लस 5t की पावर 7/7, और लिमिट आ जाएगी कितनी, -1 से +1। तो जब यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों, आप अपर लिमिट लगाओगे, यहाँ पे अपर लिमिट लगाओगे, ये 1/4 अपर लिमिट लगाओगे तो 1, माइनस फिर लोअर लिमिट लगाओगे तो भी 1, प्लस 5/7, यहाँ पे अपर लिमिट लगाओगे 1, माइनस टी की जगह -1 लिखोगे तो -1 आएगा, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 10/7 आ जाएगा अल्टीमेटली आंसर आपके पास में, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा बच्चों, ठीक है। तो ये एक लाइन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था जो आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। अब एक और लाइन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बच्चों में तुम लोगों को करवाऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो मैं करवाऊंगा वो तो तुम्हें करनी है, बाकी के फिर जो भी तुम तैयारी में यूज कर सकते हो या जो भी तैयारी के लिए तुम्हें पढ़ना है वो तुम पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
नाउ अब आ जाते हैं अपन लोग यहाँ पे. सो फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ अलोंग द कर्व सी where f is equals to e to the power x sin y I plus e to the power x cos y j, that's all. And C is the rectangle whose vertices are 0 0 1 0 1 pi and 0 pi. ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा. तो बेसिकली ये एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टाइसेस ये हैं और आपको इस रेक्टेंगल के अलोंग इंटीग्रेशन करना है. f आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना. तो बेसिकली सर्कुलेशन आपको फाइंड करना है कि एक कर्व को अगर किसी एक रेक्टेंगल के अलोंग इंटीग्रेशन किया जाए तो जो सर्कुलेशन बनेगा रेक्टेंगल के थ्रू उसकी वैल्यू क्या होगी. सर्कुलेशन मींस व्हेन यू इंटीग्रेट एनी फंक्शन अलोंग एनी क्लोज्ड कर्व, तो दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेशन बेसिकली. और वो कुछ ऐसा होता है जैसे लाइक दैट, ये करा और f डॉट दिया, तो ये सर्कुलेशन है किसका, f का c के अलोंग. ठीक है, अब ये जो आपके पास में रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल को क्या कहते हैं पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको समझाता हूँ. जैसे ये आपका एक्स वाई जेड एक्सेस हो गई, ठीक है. अब उसने बोला कि आपका जो पॉइंट है वो एक तो 0 0 है, दूसरा है 1 0. सपोज दैट कि ये आपका 1 0 है, 1 0, ठीक है ना, 1 0. फिर उसके बाद में उसने बोला 1 π/2. तो पाई मतलब कि होता है 3.14 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग ये मान के चलिए 1.57 के आसपास आपके पास में आएगा. तो 1.57. अब y की वैल्यू 1.7 कहां पर है बच्चों, y की वैल्यू 1.7 अगर ये 1 है तो यहां पे कहीं पे होगी. तो दिस इज पाई, है ना. मैं इसको बोल देता हूं क्या, दिस इज π/2, ठीक है ना, y की वैल्यू. तो अब 1 π/2 पॉइंट कहां होगा, ये यहां पर होगा. दिस पॉइंट इज 1 π/2. चलो ठीक है. और फिर 0 π/2. तो 0 x की वैल्यू कहां पर होती है, यहां पर. तो दिस वन इज 0 π/2. तो ये जो रेक्टेंगल बना बच्चों, इस रेक्टेंगल के अलोंग आपको इंटीग्रेशन करना है. ठीक है ना. थोड़ी देर के लिए सामान्यतः जो डायरेक्शन लिया जाता है किसी भी कर्व का वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है. ठीक है ना. हालांकि इसका कारण या जिसे कहें कि क्यों किया जाता है ऐसा, इसका कारण फिजिक्स में आपको मिलेगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों लेते हैं. हमें कोई ना कोई एक डायरेक्शन लेना ही था, तभी दिशा निर्धारित होगी, है ना. जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालना है तो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना ही होगा, है ना. तो किसी एक को इनिशियल पॉइंट मानना ही होगा. अगर आपके पास दो ही रास्ते हैं कि आपको या तो ऐसे घूमना है या ऐसे घूमना है, तो यू विल डिसाइड कि ऐसे घूमना है. तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप कर लेते हैं. ठीक है. तो ये ठीक वैसे ही है. जो मुझे कभी कभी लगता है कि इसका कुछ हद तक कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही क्यों लेते हैं किसी भी कर्व का, हम इसका रिलेशन कुछ बहुत हद तक जो फिजिक्स और जो अर्थ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उससे कुछ हद तक रिलेशन है. और मे बी, है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल. आप इसको एक बार इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट. ठीक है. चलिए आइए, तो बीइंग अ मैथ्स टीचर मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ. तो आप ये मान के चलिए कि आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लेना है विद्यार्थियों, हाँ, डायरेक्शन लेना है आपको, है ना. ठीक है. नाउ अब देन इसके बाद में, ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिएगा कि इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B और इसको नाम दे दो C. ठीक. तो अगर आप ध्यान से देखें हर जगह पर, तो इस लाइन OA पे देखिए भाई, क्योंकि आपको तो पूरे पे इंटीग्रेशन करना है, तो लेकिन ये चार अलग अलग लाइन सेगमेंट है, तो सब लाइन को अलग अलग चेक करो. जैसे मैं कहूं कि ऑन OA, है ना, OA वेक्टर जो है या OA लाइन जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा. तो इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या है, 0 है. और x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है. मैं आपसे कहूं कि AB लाइन पर क्या है भाई, तो AB लाइन पर बेसिकली ऑन AB, तो AB लाइन पर ये वाली जो लाइन है बेसिकली इसकी वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है वो x फिक्स है, x इज इक्वल टू 1 है. तो यहाँ पर बेसिकली x इज इक्वल टू 1 है, तो जो dx होगा वो कितना हो जाएगा, 0. हालांकि अगर y 0 है यहाँ पे
तो यहाँ पर डी वाई भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अगर x 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, dx 0 होगा। और इस लाइन पर y कहां से कहां तक जा रहा है, तो y यहां से शुरू होता है, y इज इक्वल टू 0 से कहां तक जाता है, y इज इक्वल टू π/2 तक, ये y इज इक्वल टू π/2 तक जाता है। अब इस लाइन पर आइए, यहां से यहां जाना है आपको, कौन सी लाइन है, ये BC लाइन। तो BC लाइन पे जब आप जाएंगे ऑन BC, तो बेसिकली इस लाइन पर फिक्स कौन है, इस लाइन पर फिक्स है y, तो यहां पे बेसिकली y बराबर कितना है, π/2 है। तो यहां पर बेसिकली dy बराबर कितना हो जाएगा, 0। एंड x कहां से कहां तक जाता है, x 1 से लेकर 0 तक जाता है। तो x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तक ये चला जाता है। ठीक है बच्चों, अब और आगे देखिए बच्चों, ये लास्ट वाली लाइन यहां से लेके यहां तक, तो ऑन CO वेक्टर, तो CO वेक्टर पर बेसिकली आप देखें तो फिक्स कौन है, फिक्स है ये वाली, इस पर फिक्स कौन होता है, x, y एक्सिस है ना, तो यहां पर x बराबर 0 होगा, तो dx भी 0 हो जाएगा। एंड y की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, y की वैल्यू जाती है y इज इक्वल टू π/2 से y इज इक्वल टू 0 तक। सो y इज इक्वल टू π/2 से y इज इक्वल टू 0 तक ये वैल्यू जाती है। क्लियर है? बेसिकली हर लाइन का एनालिसिस करके हम लोगों ने ये सारी की सारी एक्सरसाइज इसलिए करी है क्योंकि इसका यूज करना है हमें। अब देखिएगा कैसे बताता हूं। अब थोड़ा सा और आइए आगे क्वेश्चन में। ठीक है, आपको आर ये दिया था तो डी आर बराबर ये होगा, बहुत अच्छी बात है। एफ डॉट डी आर की वैल्यू आपने दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके निकाल ली, ई की पावर एक्स साइन वाई डी एक्स और प्लस ई की पावर एक्स कॉस वाई डी वाई। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है लेकिन यहाँ पे वाई भी है, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है लेकिन एक्स भी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ लुक एट दिस, आपने एफ डॉट डी आर निकाल लिया है। नाउ मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, हालांकि इसने कहा है कि ड्रॉ द रेक्टेंगल सी एज द फिगर। ये आपके सामने जो फिगर हम लोगों ने बनाया था इस फिगर की तरह आप बना लेंगे उसको। नाउ ओ ए दैट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो ओ ए, ये ओ ए ऑन ओ ए एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई जीरो है, अलोंग वाई जीरो है, अलोंग ए बी, इस ए बी पे जाएंगे तो x की वैल्यू 1 है, सो dx बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अलोंग बी सी y की वैल्यू π/2 है तो dy 0 हो जाएगा। एंड अलोंग सी ओ x बराबर 0 है तो dx 0 हो जाएगा। हैज द सर्कुलेशन ऑफ f अलोंग c दैट इज अलोंग द रेक्टेंगल ओ ए बी सी इज दिस वन। अब यहां पर एफ डॉट डी आर की वैल्यू लिख दी है, यहां पर ब्रैकेट लगाना चाहिए था, वैसे नहीं लगाया है, मैं लगा देता हूं, ये ब्रैकेट आपने लगा दिया। ठीक है ना। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा, बेसिकली बच्चों ये इंटीग्रेशन इस स्टेप से इस स्टेप में जाने के पहले आपको ऐसे तोड़ना है। कैसे? ऐसे इंटीग्रेशन अलोंग ओ ए ई टू द पावर एक्स साइन वाई डी वाई डी एक्स है ना, प्लस e to the power x cos y dy, ये लिख दिया आपने। ठीक है ना, प्लस अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो पूरा का पूरा सी है वास्तव में ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए आपने पहले ओ ए लिखा, प्लस इसी तरह से आप ए बी लिखेंगे, पूरा ये लिख देंगे एफ डॉट डी आर, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे आप बी सी, पूरा एफ डॉट डी आर लिख देंगे, प्लस इंटीग्रेशन सी ओ और पूरा इंटीग्रेशन लिख देंगे। मतलब ये एफ डॉट डी आर की वैल्यू लिख देंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, आप लिख लीजिएगा। अब जरा ध्यान देना, ओ ए में किसकी वैल्यू 0 बच्चों, ओ ए में y की वैल्यू 0 है और x 0 से 1 तक जा रहा है, y की वैल्यू 0 है तो dy भी 0 है। ठीक है ना। अब y 0 और dy 0, तो जैसे ही क्या कहते हैं ओ ए में आप y को 0 लिखोगे तो ये साइन y 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0, और dy भी 0 है तो ये भी पूरा 0, इसीलिए उसने यहाँ पे 0 लिख दिया है क्योंकि पहला वाला पार्ट 0 हो जाएगा।
नाउ दूसरे वाले पार्ट पे आइए। दूसरे वाले पार्ट यानी कि ए बी में x की वैल्यू कितनी है 1 है। ध्यान दीजिएगा यहां की बात कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहां पर e की पावर 1, ठीक है, y sin y एज इट इज। dx की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 1 है तो dx 0 होगा, तो ये पहला वाला पार्ट 0 हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम ए बी के अलॉन्ग बात कर रहे हैं, इसका यूज बस कर रहे हैं, है ना। तो ये वाला पूरा टर्म 0, अब यहां पे फिर से 1 लिख दीजिए, cos y एज इट इज रहने दीजिए, dy भी एज इट इज। सो विद्यार्थियों आपके पास में आ गया e cos y dy, और क्योंकि ये पूरा का पूरा y में कन्वर्ट हो गया है और ए बी पर y की लिमिट 0 से π/2 है, तो यहां पर आ जाएगा 0 से π/2। ध्यान दीजिएगा कि जो वेरिएबल बचा उसी की लिमिट, और इस लाइन पर वेरी कौन कर रहा था y, तो इसलिए 0 से π/2 लिमिट आ गई। नाउ नेक्स्ट 1 2 सॉरी, यहां पर आने से पहले अपन इस लाइन पे आ जाते हैं, BC लाइन पर। अब BC पर क्या है बच्चों, y की वैल्यू है π/2 और dy है 0, तो भाई dy को तो आप 0 कर दीजिएगा तो ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी वैल्यू, और y की वैल्यू है π/2, तो यहां पर y की जगह π/2 लिखिएगा तो sin π/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे e की पावर x dx, तो यहां पर आ जाएगा विद्यार्थियों, ये देखिए e की पावर x sin π/2 dx। अब इस लाइन BC पर y की वैल्यू फिक्स है और x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 1 से लेकर 0 तक, तो लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर 0 तक, सिंपल है ना। अब आ जाइए लास्ट वाली लाइन CO पर। CO पर फिक्स कौन है x, और dx की वैल्यू कितनी है 0, तो भाई x की वैल्यू dx की वैल्यू 0, तो इस dx के कारण ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा फंक्शन, और x की वैल्यू 0 है तो e की पावर 0 1, तो ये cos y dy बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा cos y dy, और y की लिमिट कहां से कहां तक है π/2 से लेकर 0 तक, तो यहां पर लिमिट आ जाएगी π/2 से लेकर 0 तक। सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा, आपको जब 4 पार्ट में आपने तोड़ दिया तो हर पार्ट पर आपको ये देखना है कि यहां पर इस OA पर x और y का कैसा बिहेवियर है, कौन फिक्स है, कौन 0 है, और कौन कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो जो फिक्स है या जो 0 है उसको रखने के बाद जो बचेगा वेरिएबल, उसी की ही लिमिट यहां पर आ जाएंगी, यहां पर आ जाएंगी, यहां पर आ जाएंगी, यहां पर आ जाएंगी। ये चीज इन चारों के साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रेक्टेंगल है वो 4 लाइन सेगमेंट में था, टूटा हुआ था, दैट्स व्हाई। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम जाएगी, बिकॉज दिस इज द लॉलीपॉप क्वेश्चन। अब ये देखिए इंटीग्रेशन कर दिया, ई तो कांस्टेंट है, साइन वाई का इंटीग्रेशन साइन कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2, ई की पावर x का ई की पावर x 1 से 0, और साइन वाई कॉस वाई का साइन वाई लिमिट π/2 से 0, है ना। साइन वाई की वैल्यू π/2 पे 1 हो जाएगी, यहाँ पर साइन 0 0 हो जाएगा तो केवल e आ जाएगा, यहाँ पर आप 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और अपर लिमिट पे 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट पे -e हो जाएगा, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस इज साइन 0 इज 0 और साइन π/2 इज 1, तो लोअर लिमिट का माइनस, तो ये आपके पास में अल्टीमेटली ये वैल्यू आ जाएंगी, तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, और ये -e और ये +e कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो जो सर्कुलेशन है वो आपके पास 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो द लाइन इंटीग्रल f.dr along C, where C is a rectangle and these whose coordinates are given in the question, उसके along जब हमने इंटीग्रेशन करा तो हमारे पास 0 आ गया है, ठीक है ना। जब हम किसी क्लोज कर्व के along इंटीग्रेशन करते हैं तो लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ सकती है, ठीक है ना। जबकि जब हम लोग कैलकुलस में लाइन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं और अगर लाइन इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो सामान्यतः वो एक एरिया को डिनोट करता है और वो 0 समानता नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर आ सकता है बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग अलोंग अ क्लोज्ड कर्व। क्लियर। अब ये तो खैर हो गया क्वेश्चन, एंड थोड़ा और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन लीजिए, देखिए जरा, इस क्वेश्चन को भी देखिए जरा। तो ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन में भी आपको इंटीग्रेशन अलोंग सी f.dr निकालना है, where f is equals to x square y square I cap plus yj and the curve C is y square is equals to 4x in the xy plane from 0 0 to 4 4। तो भाई कर्व C के अलोंग जो कि y square 4x है, इसके अलोंग इंटीग्रेशन करना है, xy प्लेन में करना है, वो भी 0 0 से 4 4 के बीच में करना है। तो देखो यहां पर आपको
x और y में एक रिलेशनशिप दे दिया है जिसकी मदद से आप x को y में या y को x में कन्वर्ट कर दोगे पूरा, और ये भी कह दिया है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले ये आपका f है, dr का मतलब आप जानते हैं कि r ये होता है, dr ये होता है, तो f डॉट dr की वैल्यू x स्क्वायर y स्क्वायर dx y dx y dy हो जाएगी। तो f डॉट dr बराबर इतना आ जाएगा आपके पास में, दो इंटीग्रेशन आपने कर दिए। बट फॉर द कर्व c x एंड y बोथ वेरीज फ्रॉम 0 to 4, x और y दोनों की वैल्यू क्या है 0 से 4 तक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आपने दोनों की वैल्यू को क्या लिख दिया 0 से 4 लिमिट लगा दी। अब इस y स्क्वायर की जगह आपने क्या कर दिया 4x लिख दिया, क्योंकि y स्क्वायर बराबर 4x है, और यहां पर वही रहने दिया क्योंकि ये तो ऑलरेडी y dy था, तो ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाता। लेकिन यहां पर x स्क्वायर y था, सॉरी x स्क्वायर y स्क्वायर था, तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो सकता था, लेकिन y स्क्वायर रह जाता बेचारा, तो आपने y स्क्वायर को 4x से रिप्लेस करके पूरे को x में कन्वर्ट कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। यू विल गेट 264। मुझे लगता है कि इसके बाद में इसे और इसको इंटीग्रेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लालीपाप है भैया, लालीपाप है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी यहां पर हो गया। और देखिए क्वेश्चन, यस दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में क्वेश्चन है जो अभी अपन लोग ऊपर वाला करके आए हैं, ठीक है ना, ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला। इसमें भी आपको f डॉट डी आर को क्या करना है विद्यार्थियों, वैल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। f बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy j कैप। द कर्व c इज द रेक्टेंगल इन द xy प्लेन। वही वहां पे भी रेक्टेंगल था, यहां पर भी रेक्टेंगल है। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में ये रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। f dr आपको पता है, रेक्टेंगल आपको पता है, xy प्लेन में इंटीग्रेट करना है आपको केवल। तो आप सबसे पहले रेक्टेंगल बना लो, ये भैया रेक्टेंगल ऐसे बना लो। आपको क्या दिया है y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0, तो सपोज दैट कि दिस इज ये वाला, तो y इज इक्वल टू 0 होता है, ये वाला x इज इक्वल टू 0 होता है। सो रेक्टेंगल आपके पास में है बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये x इज इक्वल टू a, मतलब कि x इज इक्वल टू a, ये हो गई लाइन, x इज इक्वल टू a। y इज इक्वल टू b, सपोज दैट y इज इक्वल टू b, ये हो गया क्योंकि रेक्टेंगल है। x इज इक्वल टू 0, ये, तो दिस इज योर रेक्टेंगल o a b c, तो दिस इज योर रेक्टेंगल। और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज a ना, तो ये हो जाएगा आपका a0, ये हो जाएगा 0 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चों a b, ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये b लाइन है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 b एंड दिस वन। अब o a b c ये आपका रेक्टेंगल है। अब फिर से वही करिए, o a पर, a b पर, b c पर और c o पर, सेम पैटर्न में, है ना। क्योंकि इधर ध्यान दीजिएगा कि फिर वही देखो बात आएगी कि नाउ c इज अ रेक्टेंगल o a b c, ये रहा आपका रेक्टेंगल o a c b लिख दिया इसने, जबकि o a b c होना चाहिए था बेसिकली। चलो कोई बात नहीं, इसने नाम चेंज कर दिया, अपन अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो o a पर, इस o a पर y की वैल्यू 0 है और y 0 है और dy भी, तो y अगर 0 है तो dy 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे लिखना चाहिए एंड x इज इक्वल टू कहां से कहां तक जाता है, x जाता है 0 से a तक, तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a, ठीक है। इसको a b कर लेते हैं ऑन a b। तो a b पर फिक्स कौन है, ये x बराबर a फिक्स है, तो a b पर x इज इक्वल टू a, तो dx 0 हो जाएगा। एंड y कहां से कहां तक जाता है, y जाता है 0 से b तक, ये देखो y 0 से b तक जा रहा है। एंड y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू b। सिमिलरली थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, सिमिलरली थोड़ा सा यहां पर रखते हैं, दिख भी पाएगा। अब BC पर अगर आप देखें, CB की जगह BC कर देते हैं, इसने नाम चेंज कर लिया अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से करेंगे। BC पर अगर आप देखें तो फिक्स कौन है, y बराबर b फिक्स है, तो y अगर फिक्स है तो dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। और फिर CO की जगह BO हो जाएगा, CO है ना, ये BO था, CO कर दीजिए। CO पर ये y एक्सिस है, इस पर x की वैल्यू 0 है, तो dx कितना हो जाएगा 0, है ना। अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, dy 0 है, y बराबर है, तो यहाँ पर बेसिकली x एंड
x इज इक्वल टू, x कहां से शुरू होगा, x शुरू होगा a से, कहां तक जाएगा, x इज इक्वल टू 0 तक, इस वाली लाइन पर, है ना। और इस वाली लाइन पर dx 0 है एंड y कहां से शुरू होगा, y शुरू होगा b से, कहां तक जाएगा, 0 तक भी जाएगा बच्चों, ठीक है ना, इस पॉइंट पर यहां पर आएगा इधर। तो इस तरह से हर लाइन सेगमेंट, रेक्टेंगल के हर लाइन सेगमेंट पे आपने x और y का बिहेवियर देख लिया। अब यही आपको करना है बेसिकली। ये जो इंटीग्रल है ना, ये अब 4 पार्ट में टूटेगा। कैसे टूटेगा, ये टूटेगा कुछ इस तरह से, दिस इज इक्वल्स टू ये वाला, मैं यहां पे बता रहा हूं, वैसे नीचे इन्होंने करा होगा, देखते हैं, फ्रॉम 1, ये देखो इन्होंने 4 पार्ट में तोड़ लिया, ठीक है ना, इन्होंने 4 पार्ट में तोड़ लिया ना, ये देखो ओ ए यहां पे आना चाहिए वैसे, ए बी, बी सी और सी ओ, और यहां पर क्या 0 था, क्या बचा था वो लिखा, यहां पे क्या 0 था, क्या बचा था वो लिखा, यहां पे क्या 0 था, क्या बचा था ये लिख दिया। मतलब इस लाइन पर अगर देखें, यहां पर बेसिकली आपका जो फंक्शन है एफ डॉट डी आर, उसकी क्या वैल्यू है बेसिकली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, एंड देख लेता हूं ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई, माइनस 2xy डी वाई, ये वैल्यू है बेसिकली। तो अगर आप यहां पर देखें ओ ए के अलोंग, तो यहां पे y 0 है, तो y के 0 होने से dy भी 0 हो रहा था, तो ये वाली चीज 0 हो गई, y 0 था तो ये 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो देखो यहां पर केवल एक्स स्क्वायर डी एक्स आया ओ ए के अलोंग, है ना। यहां पर क्या था बच्चों, इस वाली लाइन पर x की वैल्यू a थी, dx 0 था, तो dx के 0 होने से ये पूरा 0 हो गया, x की वैल्यू a थी तो यहाँ a लिख दिया, तो 2ay dy, ये देखो 2ay dy विथ नेगेटिव साइन, क्लियर है, नेगेटिव साइन को मत भूल जाना। अब यहां पर आओ तीसरे वाले पे, तीसरे वाले में बेसिकली y की वैल्यू फिक्स है b, लेकिन dy 0 है, तो dy के 0 होने से ये 0 हो गया, यहाँ y की जगह b लिख दिया, तो b स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx, ये आ गया। और यहां पर बेसिकली आपका क्या था, यहां पर x की वैल्यू 0 थी, तो आपने x 0 रखा, तो dx भी 0 है, तो dx के 0 होने से ये 0 हो गया, x के 0 होने से ये पूरा 0 हो गया, तो पूरा ही 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। अब यहां पर लिमिट कितनी है, 0 से a x की, यहां पर y की लिमिट कितनी है, 0 से b, तो ये 0 से b, यहां पर कितनी लिमिट है x की, a से 0, तो यहां पर a से 0, और यहां पे कितनी लिमिट है, b से 0, तो b से 0, हालांकि ये तो 0 ही है, कोई लॉजिक नहीं है इसे वाली लिमिट का। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इसे इंटीग्रेट करिए, इसे इंटीग्रेट करिए, इसे इंटीग्रेट करिए, सॉल्व करिए, अल्टीमेटली यू विल गेट माइनस 2ab स्क्वायर। इंटीग्रेशन तो कर लोगे, मेन लोचा होता है लिमिट, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये इंटीग्रल 4 पार्ट में टूटेगा, हर पार्ट में x और y के जो भी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो बदलेगा, कुछ 0 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन में अगर dx बचेगा तो केवल x ही बचेगा, यहां पर अगर dy बचेगा तो केवल y का फंक्शन ही बचेगा, यहां पर अगर dx बचाया तो केवल x का ही फंक्शन ही बचेगा, क्योंकि y फिक्स था यहां पर, या x फिक्स था, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर आ गया। ऐसे ही और भी कई सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, जिनको आप लोग और सॉल्व करेंगे। ये जो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए ना पिछले, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको जरूर जरूर करिएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, हालांकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। अब इसमें फिर से वही f डॉट dr फाइंड करना है, वेयर f इज इक्वल टू दिस वन, c इज द पोर्शन ऑफ द कर्व, r इज इक्वल टू a cos t, i प्लस b sin t j प्लस c t k फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से π/2। अरे ये तो हलवा क्वेश्चन है, आपको r बराबर ये दे दिया है, इसमें बेसिकली ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है ऑफ द कर्व, इसमें ये x है, ये y है, ये z है, तो x y z लिख दिया। तो आपने फिर यहां से dr की वैल्यू निकाला, तो dr मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो वही dr बाई dt पहले ये करा, तो यहां से बेसिकली आपके पास में dr बराबर कितना आ गया, माइनस a साइन t i कैप प्लस b cos t j कैप और प्लस c k कैप, और पूरे के ब्रैकेट के बाहर dt, ठीक है, ये कर दिया। तो बेसिकली ये आपके पास में f डॉट डी आर अलॉन्ग c इज इक्वल टू अलॉन्ग c f डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी, ये भी लिख सकते हैं आप, ताकि आप डी आर बाई डी टी की वैल्यू को यहाँ पे यूज कर सकें। अदरवाइज हम तो डी आर बराबर
क्या कहते हैं ये और प्लस डी टी भी ले सकते थे, जैसा कि पहले क्वेश्चन में करा था, वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पर वैल्यू लिख दी, एफ की वैल्यू लिख दी, ये पूरी डी आर की वैल्यू आ गई। अब एक्स वाई जेड की जगह जो वैल्यू थी टी के टर्म्स में वो लिख दी, ये एक्स की, वाई और जेड दोनों की, वाई जेड दोनों की मिला के ये हो जाएगी, यहाँ पर जेड एक्स की वैल्यू पूरी हो जाएगी और यहाँ पे वाई आपकी एक्स वाई की वैल्यू पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। और साथ में ये डॉट प्रोडक्ट हो गया है तो उनकी वैल्यूज भी, सॉरी ये तो रहा डॉट प्रोडक्ट एज इट इज रखा हुआ है, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास में माइनस ए बी सी टी साइन स्क्वायर टी, ए बी सी टी कॉस स्क्वायर टी, ए बी सी साइन टी कॉस टी। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, पूरे में से ए बी सी बाहर निकाल दिया, यहाँ से टी कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी और ये साइन टी कॉस टी। तो साइन टी कॉस टी को आप साइन 2t बाई 2 लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं कॉस 2t, तो ये टी कॉस 2t आ जाएगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली बेसिकली। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पूरा टी में आ गया है और अब आप इंटीग्रेशन की स्थिति में आ गए हैं। हालांकि ये पूरा टी में यहाँ पर आ चुका था, तो आप चाहते तो यहाँ पर सी की जगह पर 0 से पाई बाई 2 लिख सकते थे टी की लिमिट्स को, है ना। आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, यहाँ पर भी, पर इसने यहाँ पे ना लिख के अब लिखा है ये 0 से पाई बाई 2 यहाँ पर, तो ये लिख दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पे बाय पार्ट लगा दीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 2t बाई टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और साइन 2t बाई टी का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस 2t बाई 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बेसिकली, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप कर लीजिएगा तो आपको ये वाला टर्म कैसे आया समझ में आ जाएगा। बेसिकली चेन रूल के इस्तेमाल से या बाय पार्ट से जब सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा। साइन 2t बाई 2 का इंटीग्रेशन कॉस 2t बाय सॉरी माइनस कॉस 2t बाय 4, 2 पहले से ये 2 एक और आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे विद्यार्थियों, तो वैसे ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो रही है, कौन सी वाली, ये वाला, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, तो आपके पास में आ जाएगा टी साइन 2t पाई बाई 2 से 0। तो अपर लिमिट पर लोअर लिमिट पर यहाँ पर टी की जगह पाई बाई 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और साइन पाई हो जाएगा। तो साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो अल्टीमेटली जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आसानी से, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है शायद, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ अलग है क्या, हाँ इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये भी थोड़ा सा अलग है लेकिन देख लो, लाइन इंटीग्रेशन अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जितने क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए निकाले हैं सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से, अलग अलग टाइप के और अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके वैसे आने की संभावना कम है लेकिन ठीक है, हम देख सकते हैं क्योंकि ये भी हमें कुछ नया सिखा के जाएगा। तो आपके पास में एक फंक्शन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू वाई जेड डी एक्स zx plus 1 dy और xy dz where c is any path from 100 to 214 बेसिकली। ये इसको इंटीग्रेट करना है और c के अलोंग, और c एक पाथ है यहां से यहां तक। तो भाई पाथ है तो पहले आपको उस पाथ की इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि आपके पास में एक्स वाई जेड तीनों हैं और आपको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है उसको, और t के लिए भी कुछ हिंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम ये हमने लिख दिया और हम इसको तोड़ के इस तरह से लिख देंगे, मतलब कि dx dy dz को अलग करके हम लोगों ने इसको f डॉट dr के रूप में लिख दिया, जहाँ पर f जो है वो हमारा ये हो गया। अब c इज एनी पाथ फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, तो वी टेक c एज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट। तो भाई कर्व है, आप कुछ भी ले सकते हो, दो पॉइंट्स को मिलाने वाला। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, तो दो बिंदु से होकर या दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, याद है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। नहीं, दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो इस फॉर्मूले से हम लोगों ने ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करी, x माइनस 1 अपॉन 1 y माइनस अपॉन 1 z अपॉन 4 इज इक्वल्स टू में t मान लिया अपनी मर्जी से। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, ये मान सकते हो आप, है ना, क्योंकि ये चारों के चारों रेशो है तो किसी एक के बराबर होंगे, आप ऐसा मान सकते हो। तो x बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा, जब इसको इसके बराबर में लोगे तो x बराबर t प्लस 1 आएगा।
इसको इसके बराबर में लोगे तो y बराबर t आएगा, और इसको इसके बराबर में लोगे तो z बराबर 4t। तो ये आपके पास में x y z की वैल्यू आ गई। r बराबर ये होता है, आपने x y z तीनों रख दिए तो ये आ गया। तो dr बराबर डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा i प्लस जे प्लस 4k dt, ठीक है ना। ये आपके पास dr आएगा, है ना, बिकॉज ये आपका dt i हो जाएगा, dt j हो जाएगा और 4 dt k हो जाएगा, पूरा कॉमन लेके ये लिख दिया। तो ये आपका dr आ गया। और जहां जहां आपके पास f में, ये f में जहां भी x y z था वहां पर ये वैल्यूज लिख दीजिएगा x y z की। तो आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों वो t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये आपका f था, यहाँ पर भी आपने x y z की वैल्यू लिख दिया ये। तो आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है f जो है वो t में कन्वर्ट हो गया। अब एट 1000 अब आपने जो इक्वेशंस बनाई थी ना x y z की, बेसिकली देखो होगा क्या, इंटीग्रेशन f डॉट डी आर को जब रखोगे आप तो पूरा का पूरा क्वेश्चन t में है, तो बेसिकली t की लिमिट निकालनी है आपको। लेकिन आपको क्वेश्चन में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्स वाई जेड की वैल्यूज थी बेसिकली वो। तो अब t कैसे बिहेव कर रहा है ये कैसे पता करोगे? तो जो आपने एक्सप्रेशंस बनाई है ना बच्चों एक्स वाई जेड के लिए, उन्हीं पर देखो कि t कैसे बिहेव कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको लो, तो इस पे अगर मैं आपसे कहूं कि जब x की वैल्यू 1 है, देखो यहां पर जब x की वैल्यू को 1 लिखोगे तो t कितना आएगा? कहना सर 0 आएगा। देखो इसमें देखो x 1 से लेकर 2 तक जा रहा है ना, तो अब हम देखते हैं कि जब x 1 से 2 तक जाता है तो t कहां से कहां तक जाता है। तो यहां पर आप x की जगह पर 1 लिखो तो t बराबर कितना आ जाएगा? 0। फिर यहां पर x की जगह पर 2 लिखो तो t बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 से 1 तक। फिर यहां पर क्या कहते हैं, आप क्या लिखो, यहां पर लिखो क्या कहते हैं, आप y के लिए भी ये चीज कर सकते हो कि भाई t इज इक्वल टू 0 से 1 सही है कि नहीं है। अब आप देखो कि जब यहां पे y की जगह 0 लिखोगे तो 0, y की जगह फिर 1 लिखोगे तो t बराबर 1। तो y की वैल्यू लेने पर भी ये वाला एक्सप्रेशन t इज इक्वल टू 0 से 1 ही दे रहा है। सेम चीज यहां पे करो, अगर आप z की जगह पर यहां पे कितना लिखोगे? 0 लिखोगे तो t 0 ही आएगा, और z की जगह पर यहां 4 लिखोगे तो t 1 आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हैं उनको अगर इसमें से किसी भी एक्सप्रेशन में लिखोगे तो आपको t कहां से कहां तक जा रहा है ये पता चल जाएगा। तो t 0 से 1 तक जा रहा है, इन वैल्यूज को आप लोग यूज कर लेंगे व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग f डॉट डी आर। तो f डॉट डी आर दिस इज 0 से 1, t की लिमिट आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूरे को सिंप्लीफाई करा, ये आ गया, इंटीग्रेट कर दिया t के रिस्पेक्ट में, लिमिट रख दिया 0 से 1, तो यू विल गेट द 9 एंड दिस इज योर आंसर। तो इतना क्वेश्चन थे लाइन इंटीग्रेशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन में। वेक्टर इंटीग्रेशन तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन लाइन इंटीग्रेशन में हमने काफी कुछ क्वेश्चंस किए। अब आप फर्ज करिए या सोचिए कि अगर ये सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को लिख लिख के करवा रहा होता तो ये जो टॉपिक्स आप लोगों ने शायद 40 से 50 मिनट में पढ़ लिए, ये 3 घंटे में चले जाते या 2-2.5 घंटे चले जाते। तो बेसिकली ये स्मार्ट बोर्ड का और थोड़ा सा इस टाइप में आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाते हैं और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है। और अल्टीमेटली देखो, यहां पर मैं कितना भी समय ले लेकर आपको लिखवा कर रगड़ रगड़ के पढ़ा दूं, जब तक कॉपी पे नहीं करोगे ना तब तक नहीं कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए मैं थकने की जगह कम समय में आपको ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर सकूं, दैट्स व्हाई इस स्मार्ट बोर्ड का यूज करा मैंने। अब आप अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान करते रहिए, खुश रहिए, छोटों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए, राष्ट्र के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी राष्ट्र के प्रति ही उत्तरदायी हैं और हमें राष्ट्र का ही भला करना है। अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखिए, माता पिता का सम्मान करते रहिए और उनको अननेसेसरी मतलब नाखुश कभी मत करिए। हाँ, लेकिन सत्य, न्याय और धर्म की जब भी बात हो तो जरूर, अगर गलत बात का विरोध करना पड़े तो जरूर परिवार में विरोध करिए, क्योंकि वो किसी की घुटन का कारण बन सकता है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपके सामने होंगे।